वेलकम बैक। मेरा नाम गौहर सियाल है। नाजरीन, एक से एक अच्छी खबर आ रही है और अच्छी खबर तो आप सुन रहे होंगे कि दोबारा गिनती में फार्म 45 और 47 की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। कौन कह रहा है? काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। कहते हैं कि जी जो फार्म 47 होता है और फार्म 45 की कोई वैल्यू नहीं। मतलब वो कहते हैं कि दोबारा अगर डब्बे खोले जा रहे हैं, दोबारा गिनती होती है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओ भाई काजी साहब, आप आइन पढ़ाते हैं, आप आइन सिखाते हैं। जिन लोगों ने ये फार्म 45, 47 और जो फार्म जो डब्बे को वोट दिए गए हैं, वो क्या भेड़ बकरियों ने दिए हैं या पागलों ने दिए हैं जिसने डबल स्टैंप करके अब दोबारा आप चेक करवा रहे हो? ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो। आप पता नहीं काजी फाइज ईसा साहब बन कैसे गए हैं। पता नहीं आप भी डब्बा 47 या डब्बा 46 की पैदावार है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। आप इतने नाम था, आपके बाप का एक अच्छा नाम था, लेकिन बेशक उनसे गलतियां हुई हैं। और जो आप तारीख लिख रहे हैं ना काजी साहब, अब कहते हैं कि फार्म 47 और 45 की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू तो वैसे आपकी पाकिस्तान में भी नहीं है, वैल्यू तो आपकी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है, वैल्यू तो आपकी पूरे 25 करोड़ में आवाम में नहीं है। कि पता है कि कल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने जब केस गया कि काजी साहब हमारे बेंच से अलग हो जाए, तो काजी साहब कहते हैं नहीं नहीं तुसी जाओ, मैं बहना है और ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी, मैं बहना, तुसी जाना, जाओ, यह केस मैं ही सुनागा। भजन इखलाकी जरूरत नहीं है, शर्म हया नहीं है कि इस तरह की बातें करते हो बैठ के एक मनसब की कुर्सी के ऊपर बैठ के। कि इखलाकी तौर पे भी इंसान छोड़ देता है कि यार मुझे, हमारी पंचायत होती है ना इलाकों में, किसी भी जगह पे पंचायत होती है, जिरगा होता है, कि हम कहना कि यार तू बंदा ही सही नहीं हैगा, तेरे को असी पंचायत रखनी ही नहीं है, तू बंदा ही 2 नंबर है, तेरे को पंचायत सुनी नहीं जानी, तू दूसरी पार्टी नाल विकिया है। तो उस दूसरी पंचायत वाले भी कहते हैं ठीक है भाई दूसरे बंदे को चले जाओ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ फैसला करा लेने। तुसी कहते हो नहीं फैसला ही मैं करना, और आप कह रहे हो फार्म 45 और 47 की कोई औकात ही नहीं है। जनाब, तहरीरी हुक्मनामा आ चुका है। फैसले में कहा गया है कि वोटिंग मुकम्मल होने के बाद प्रेजाइडिंग पोलिंग स्टेशन वार्ड का फार्म 45 बनाया जाता है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर के भेजे गए फार्म 45 वार्ड शुमार करके रिटर्निंग ऑफिसर फार्म 47 जारी करता है। फार्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर जो नतीजा होता है वो इलेक्शन कमीशन को भेजता है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि कास्ट किए गए बैलेट पेपर असल नतीज का तयन करते हैं। थैले के खोल कर दोबारा गिनती हो तो फार्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं कर सकता। कौन कहता है? काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं। जब तक दोबारा गिनती का आर्डर आता है फार्म 45 47 दुरुस्त सवर नहीं किया जाता। इसके साथ साथ उस केस में अपील कुनिंदा दोबारा गिनती की दरख्वास्त जिसे मंजूर किया गया हो, दोबारा गिनती के नतीजे में जीतने वाले वोट कम हुए, अपील कुनिंदा के वोट कम हो सकते हैं। फैसले के मुताबिक दोबारा गिनती में वोट कम होने के बावजूद जीतने वाला उम्मीदवार ही कामयाब ठहरेगा। जी वही कामयाब ठहरेगा ना। जब 8 महीने हो गए हैं एक एक हल्के के वो आपने थैले खोल रहे हैं, अब जो जीता हुआ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उसको डबल स्टैंप किए जा रहे हो और कह रहे हो कि ये देखो जी असी तुहाडे जनाब बैलेट पेपर भी खोल दिते ने तो डब्बे भी खोल दिते ने। काजी साहब कैसी बातें करते हो? आखिरकार अपना कोई किरदार में कोई अच्छी बात ही लेके चले जाओ। इंसाफ तो नहीं दे सकते हो ना, कोई अच्छी चीज़ ही लेके जाओ। अपने दागदार जो धब्बे लगे हैं आपके इस काले कोट के ऊपर और वाइट शर्ट के ऊपर, इसको ही साफ करने का कुछ सोच लो। आप कहते हो कि जो पहले फार्म 45 हैं, जो 47 बने हैं, जो उस वक्त की जो गिनतियाँ हुई हैं वो फ्रॉड हैं, नई गिनतियाँ जो हैं वो ठीक है। ये किसी बच्चे को भी नहीं हजम हो सकती कि आप इस तरह की बात करेंगे। दूसरी बड़ी आम बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। अब रावलपिंडी का जलसा जो है वो एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर रहा है। क्यों हाइप क्रिएट कर रहा है? इस्लामाबाद में भी जलसा हुआ, केपी में भी हुआ, सवाबी में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ, और रावलपिंडी वाला जो जलसा है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरजोश है। पता नहीं क्यों। रावलपिंडी एक बड़ा अच्छा शहर है, लोग अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है अब मज़ा आएगा, अब हम जलसा भी करेंगे। लेकिन खान साहब ने कहा है कि अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती, आपको एनओसी नहीं मिलता, तो फिर आप रैली निकाल लें, हर सूरत में निकालनी है। रैली वैसे दर्द सर ज़्यादा बनेगी, ये भी मैं बता दूँ आपको। पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया था सरदार ज़हीम साहब, और हमने ये बात बताई कि डबल स्टैंपिंग आपके हल्के हो रहे हैं और आप बैठे हुए हैं। सरदार ज़हीम साहब, आपको भी पता है, आपने लाहौर में जिस तरह से, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ अपने प्रोग्राम में भी, और तमाम देखने वाले लोगों को से भी ये कहूँगा कि जो बंदा आपके स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त बैठा है, ये 3 दिन पहले लाहौर गया हुआ था। इस बंदे ने अपने पॉकेट से और अपनी एफर्ट से मीनार पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट,
जलसे से 3 दिन पहले जाके लोगों को कॉल कर रहा था कि आप पहुंचो जलसा होने, और पिंडी, इस्लामाबाद और कश्मीर के जो रैलीज गई हैं इनकी कॉल के ऊपर गई हैं। अप्रिशिएट यू सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। पिंडी का जलसा है, होम ग्राउंड है आपका, तो क्या करने जा रहे हैं, फिर रैली निकालें या जलसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लाहौर के हवाले से बिल्कुल हमने प्रॉपर लोगों को गाइडेंस भी दी है, और हम पूरा उम्मीद थे कि जलसा होगा, और आखिर अल्लाह का शुक्र है कि जलसा होकर रहा और एक रिकॉर्ड बना लाहौर के अंदर। तो अब जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी को इसको शक की बात नहीं कि हम इसको अपना होम स्टेशन भी समझते हैं, होम ग्राउंड भी समझते हैं, और अपना घर भी समझते हैं। अब यहाँ जिस तरह आपने कह दिया है कि अगर ये इंतज़ामिया में ये एनओसी दे देती है तो यकीन करें इसके लिए बड़ा फ़ायदा है कि हम अपने सुकून से जलसा करके लोग अपने घरों को चले जाएंगे। अगर ये एनओसी नहीं देंगे तो जो आपने बजा फरमाया, मैं इससे इसको ज़्यादा इनका सरदे दर्द बनेगा, और ऐसा ना हो कि ये रैली कहीं किसी और तरफ ये काम स्टार्ट हो जाए। बड़ी मेहरबानी, आप मेरे प्रोग्राम में ना बातें करें, पहले भी बड़ी आपकी रैलियां दूसरी साइड पे चली जाती हैं, फिर बड़े मसले बनते हैं। ज़हीम साहब बड़े बिलो द बेल्ट रहे हैं आप। के मतलब कि हम प्रॉपर ऐसा ना हो कि धरना देना शुरू कर दें और इसको लॉन्ग मार्च में हम तब्दील करें, हम इसको लॉन्ग मार्च में तब्दील करें और यही रैली, और यहाँ आकर हम डी चौक में बैठ जाएं इंशाल्लाह। तो इसलिए अभी ये जो जिस तरीके से आपने अदालत का हवाला दिया है, फॉर्म 45 और 47 में कोई फ़र्क नहीं है, और आज 8 माह के बाद वो भी काजी साहब को पता चला कि कोई फ़र्क नहीं है। 8 माह हो गए उनको इसका सोचते आज आकर उन्होंने यही काजी है पिछले जो 13 रुकनी बेंच है उसने कहा है कि इलेक्शन फ्रॉड हुए, जिसमें काजी साहब भी कह रहा है कि इलेक्शन फ्रॉड हुए, इलेक्शन कमीशन जो है बददियानत ठहराया गया है। अब उसी को कहता है कि ये वो फॉर्म 45 और 47 की कोई वैल्यू नहीं है। फॉर्म 45 जो है उस वक्त लोगों ने लिया भी है, और अक्सरियत में जो हमारे MP MNA हैं उनके पास है, मौजूद है, तो कहता है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कैसे नहीं वैल्यू? ये तो फैसल वाडा कहते हैं इसमें पकोड़े रख के खाओ आप इस वो फैसल वाडा तो चलो तुम्हें पकोड़े मिलते भी हैं और आगे भी तुम्हें खिलाएंगे और नेक्स्ट भी खिलाएंगे, लेकिन फॉर्म 45 जो है ये उसी वक्त फिर दूसरे दिन ये कह देते इसकी वैल्यू नहीं थी, तीसरे दिन कह देते। आज 8 माह के बाद सोच कर जब वो आपने वो जो बात दुरुस्त कही कि जब 8 माह में डबल स्टैंपिंग भी तो करनी थी ना, प्रोसेस भी करना था ना, बराबर करके जब कहना था कि जी काजी साहब काम हो गया है, काम चौक के रखो, हुण फॉर्म 45 47 पकौड़े रख के खाओ, ये हो नहीं सकता है, और ये कौम कभी भी माफ नहीं करेगी। और इसलिए हम काजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ना उनको, उनको रिक्वेस्ट इसी करते हैं। एक बंदा क्राइम के अंदर वो उस क्राइम को छुपाने के लिए कह रहा है कि नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भुगतेगा ना, आप भुगते रहेंगे, आप भुगत रहे हैं ना, वो भुगतेगा। वो तो कहता है आप मेरे पास जो केस है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस जो है मैं ही सुनूंगा, आप उससे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट किस चीज की है कि आप जान छोड़ दें हमारी, ये नहीं अभी आपका 20-25 दिन रह गए, मेरे ख्याल में 30 दिन रह गए, 30 दिन पूरे करें और बाइज्जत आप जाएं, जिसका हक है उसको दे दें। बाद में हम देखेंगे कि फॉर्म 45 दुरुस्त है या नहीं है। ये जो इसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, काजी साहब का बस चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दें, वो तो कर रहे हैं, आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके लिए यही बेहतर है कि वो अपना टेन्योर पूरा करें और सलाम वालेकुम। और जो उन्होंने गलत किया हुआ है, देखें ये तो मेरा एक मानना है, आपका भी मानना है, और हम मुसलमान भी हैं, हैज़ ए मुसलमान, जो मुसलमान के साथ नाहक करता है वो दुनिया में भी भुगतता है और आखिरत के में भी। और इंशाअल्लाह जो आइन और कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, यही हमारे खान का मानना है कि अब अदालतों में रजू करेंगे। अब अदालतों को जब तक इंसाफ, अदालतों के ऊपर जो मेन बंदा इंसाफ वाला नहीं आएगा, उस वक्त तक इंसाफ नीचे तक नहीं जाता। तो ये हमें यकीन है कि नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, हमें उन पे बड़ी उम्मीद भी है। नेक्स्ट चीफ जस्टिस क्या करेगा? काम तो हो गया 8 महीनों में, उन्होंने हर हल्के में जहाँ पे आप जीते हुए थे, जहाँ पे आपकी दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में लगी हुई हैं, ट्रिब्यूनल्स में, वो तो उन्होंने तो डबल स्टैंपिंग कर ली है। अब इसका फायदा क्या होगा फिर? नहीं, वो इतनी ज़्यादा भी तो नहीं है ना, मेरे को थोड़े हल्के ऐसे जो जिसमें इस तरीके से हमारी को एप्लीकेशनें की हुई हैं, लेकिन बेशुमार हल्के रहते हैं। लेकिन ये है कि कम अज़ कम अभी जो फैसला आया उसमें तहरीरी लिख दिया गया है ना, उन्होंने लिख दिया है कि ये इनका मैंडेट है, इनको मैंडेट दिया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि वो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो सही इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं, इससे बड़ा हो क्या हो सकता है? ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना जी। सरदार साहब थोड़ी मुझे डायरेक्शन चेंज करने दे, मुझे बड़ी बातें याद आती हैं, बड़े मासूम आदमी हैं आप। आपकी पिछली 16, 17, 18 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाक़िफ़ कर चुके हैं, आपको दावे भी किए गए हैं कि आपको टिकट दिया जाएगा, और टिकट हो भी गया। क्या वजह है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंसाफ नहीं है, वो अपने वर्कर्स को प्रमोट क्यों नहीं कर सकती? दिल नहीं टूटा? देखें, यकीन करें कि
بہت کچھ ہے ہمارے اندر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا کے خان صاحب کے لیے کھڑے ہیں. خان نہیں ہے، وہ ایک نظریہ ہے، بہت بڑا نظریہ اس نے دے دیا ہے، اور ہم اس دن اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھے جس دن وہ اقوام متحدہ میں کھڑا کر اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. اس دن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اٹھ گیا تھا. کل لا الہ الا اللہ والے لوگوں نے تقریریں کی ہیں، دیکھی ہیں وہ آپ نے؟ وہ دیکھی اور دوبارہ سے سنا، نہیں، کل دوبارہ سے سکون آ گیا. کل ہمارے وزیر اعظم گئے ہوئے تھے نا. وہ وزیر اعظم اس کو دفاع کرو یار، اور لوگوں نے وہ سنائی ہیں اس کی، اس کو تو چھوڑے انہوں نے لوگوں کو دکھایا نا، یہ آئینہ دکھایا نا. حاجی آصف کی تقریر سنی ہے جو انگلش میں کر رہا ہے. اب ہمارا جو مرشد ہے، دیکھیں اس نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. وہ کہتا ہے کہ ماڈل بناؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی ایسی چیزیں خان صاحب کر چکے ہیں جو ایک عین اسلام کے مطابق ہیں. لہٰذا اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کارکنوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، تو ہم اس نظریے کے لیے خاموش ہیں. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں بہتری ہے. 70 سالوں سے یہ اشرافیہ اس قابض ہے، پہلی دفعہ اس کو کوئی ٹکر کا بندہ ملا ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پہلی بات ہے، دیکھو خان صاحب کی عمر بھی میرے خیال میں 70+ ہو چکی ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ 70+ اور جئیں گے، لیکن یہ نظریہ تو نہیں کو ختم کر سکے گا. اگر میں بھی اس نظریے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکا تو میری اولاد کرائے گی، اگر وہ بھی نہیں کرا سکی تو اس کے بعد والی اولاد کرائے گی، لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ. اچھا، دوسری مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی آپ کی کہ آپ اس بات کے اوپر ابھی تک قائم ہیں. لہٰذا مجھے یہ اب نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک طرف تو ریلیز نکالنے کے چکر میں کھڑی ہے، دوسری طرف جلسے جلوس کے چکر میں کھڑی ہے. اجازت کہاں کہیں سے نہیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی، دیوار میں آپ ٹکریں مار رہے ہیں. ان تمام جلسے جلوس ریلیز کا فائدہ کس کو ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے سوائے مقدمے درج ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو میں نے جس طرح لاہور میں دیکھا ہے، یقین کریں کہ اتنی بڑی پولیس فورس اور یہ پاگل ہو چکے تھے، اور بعد میں سنا رات کو انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بھی کھائی ہیں صاحب نے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود لوگ نکلے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سٹ تو بجتی ہے نا، وہ پنجاب والی بات ہے، سٹ تو بجتی ہے نا، وہ بات ہے. لیکن ایک تو کارکن چارج ہے، عوام چارج ہے، اور پھر عوام اور کارکنوں کو پتہ کہ لوگ کھڑے ہیں اس نظریے کے لیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ فائدہ اتنا ہے کہ یہ پوری حکومت کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے جب میرا مرشد وہاں سے ایک انگلی گھماتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، این او سی جاری کرتا ہے. بس پنڈی کے جلسے کی کیا پلاننگ ہے پھر؟ پنڈی کے جلسے کی پلاننگ ابھی جو ہماری، بے شک مجھے ڈسکلوز تھوڑا سا کریں کیونکہ پلان دیکھنے والے بھی آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا یہ پلان کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہے اس پہ. یہاں کے ہمارے جو انہوں نے رات کو بھی بیٹھے میٹنگ کی ہے، پرسوں بھی ادھر میٹنگ ہوئی تھی اس حوالے سے کہ جلسہ ہوگا، کریں گے. اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے جلسوں میں جاتے تھے آپ کورٹ سے جو ہے وہ پرمیشن لیتے تھے، اس مرتبہ آپ کورٹ بھی نہیں جا رہے، دیکھیں کیا وجہ ہے؟ جلسہ کرنا ہے نہیں کرنا؟ اجازت تو دینی ہے نا، اس نے ڈی سی نے دینی ہے نا، انتظامیہ نے دینی ہے نا. وہ تو تھالی میں رکھ کے نہیں دیتے. اب نہیں، جب وہ انکار ہوگا تو اس کے بعد میرے خیال میں کورٹ میں جائیں گے نا. ابھی تک تو اپلیکیشن وہاں پڑی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ممکن ہے کل تک اجازت ملتی ہے نہیں ملتی ہے. پھر آگے ہماری یہ لیگل ٹیم جو کل کا دن رہ گیا بھائی جان، تو کل کا دن کے بعد پھر پرسوں بھی آ جاتا ہے نا، پرسوں 27 ہے نا، تو اس لیے پھر ممکن ہے کل ہی کورٹ میں چلے جائیں. لیکن کورٹ میں جانا چاہیے. اس کی وجہ کہ آج دیکھ لیا ہم نے، اگر ڈی سی صاحب اجازت نہیں دے رہے ہیں تو کورٹ میں تو لازمی کا بات ہے. مجھے یقین ہے کہ ہماری پارٹی جائے گی، مین جو لیڈرشپ ہے. کس دن میں آپ کا پروگرام کرنا چاہتا ہوں. آپ خان صاحب سے بڑی قریبی محبت میں گئے بھی ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ کس دن دوبارہ پوچھوں گا انشاءاللہ ضرور. وہ مجھے کوٹ ٹو کوٹ کرنا، جب آپ نے پہلی دفعہ دیکھا، مرشد کا دیدار ہوا، مرشد نے آپ کو دیکھا، وہ لمحات کیسے تھے. اور مجھے پتہ بھی چلا وہاں پہ میرا کبوتر ہے وہ خبر لے، آپ روتے رہے وہاں پہ بیٹھ کے، بڑی انفارچونیٹ ہے. لیکن میں کروں گا صحیح پھر ایک دن کسی دن اس طرح کے ٹاپک آگے چلتے ہیں. آئی ایم ایف کو روپیہ نہیں دے رہا، 8 مہینے کے ہو گئے، ایک ٹیڈی نہیں آیا. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ چین سے تعلقات ختم کرو تو پیسے دیں گے، زبردست. سعودیہ سے تعلقات کم کرو، ایران سے تعلقات کم کرو، دہشت گردی کم کرو، بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، یہ سارا کچھ کرو تو پھر آپ کو پیسے دیں گے. کیا لگ رہا ہے یار؟ چائنا ہمارا بھی ہمسایہ دوست ہے، ہمارا بزنس پارٹنر ہے، اکنامک کوریڈور اس میں جا رہا ہے، سی پیک ہے، یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں. آئی ایم ایف آپ کو باندھ رہا ہے
कैसे जान छुड़ाएगी ये हुकूमत, क्या बनेगा जब रुपया नहीं आएगा? तो मुल्क के अंदर के एक इंसान के पास तो जो वाइट कॉलर बंदा था वो भी अब ज़मीन बोस हो गया। देखिए, इस मुल्क की सूरत-ए-हाल जब ये बन चुकी है कि जो हमारा नौजवान है या जो जितने भी लोग हैं, अगर आप एम्बेसियों में जाएँ, आप कहीं जाके देखें, आपको आप डर जाएंगे कि इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की और बाहर जाने के लिए लोग तैयार हैं। एक दूसरी बात ये है, जो इकॉनमी की आपकी बात नहीं की है, जब बंदा, आप एक घर की किसी गाँव की मिसाल ले लीजिए, एक गाँव है, एक गाँव है, उस गाँव में एक बंदा मशहूर है कि ये डाकू है, ये चोर है, मशहूर है। तो जब वो दूसरे गांव में जाएगा पैसे लेने के लिए, यार मुझे कर्ज दे दो, ये वो, तो वो तो पूरे इलाके में बात निकल जाती है कि ये तो प्रॉपर, ये तो पैदाशी डाकू हैं ये। तो मुझे ये बताएं, वो दूसरा गांव वाला उसको पैसे देगा? अगर पहली बात है देगा, लेकिन कौन देगा? उसकी टक्कर का वो बदमाश डाकू होगा, और वो देगा उस सूरत में देगा जिस तरीके से आपने गिनवाई ना ये चीज़ें। वो कहेगा ये काम करो ना, तो फिर पैसे लो, पहले तो कुछ उन्होंने किया है। अब हमारे से एक चाइना है, ये करीब है हमारे मुल्क, यानी चाइना जो पाकिस्तान के किसी भी मामलात में आकर ये साथ देते हैं। सऊदी अरब है हमारा मुल्क, ईरान है, अफगानिस्तान है साथ, हमें इन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन अमेरिका बिल्कुल तनहा करके इस मुल्क के वो टुकड़े करवाने के लिए के दर पे है, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा का एक वाहिद मुल्क है ये हमारा, जो सुपर पावर है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, इमरान खान की रिहाई जो बाइडन के जाने से और ट्रंप के आने से मशरूत है? मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। मेरा जो ईमान है ये इस अवाम पे है, 25 करोड़ अवाम पे है, और ये जो कुछ करना है हमारी पार्टी ने करना है, कारकुनों ने करना है, और ये अवाम के हाथ में खान साहब की बका, इस मुल्क की बका की जंग। आप सब लोगों को पता है कि ये लोग पाकिस्तान को नहीं चला सकते, ये 2 नंबर तरीके से आए। इन लोगों को कैसे हटाना है? हमें बांग्लादेश की मिसाल मौजूद है, कश्मीर की मिसाल मौजूद है, और मुल्क तुर्की की मिसाल मौजूद है। बस ये है कि खुदा करे कि हमारे अदारे, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। वो शोएब शाहीन साहब का एक वो हम कर लेते हैं कि हमारे जो खान साहब हैं वो फतह मक्का पे यकीन रखते हैं, और फतह मक्का पे भी यकीन रखते हैं। और अब ये मेरा चैलेंज भी है, और मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी एक दलेर आदमी, एक पावरफुल आदमी जो अपने आप को पावर समझता है, वो कभी भी गिदर किस्म के बंदे से वो इंतकाम नहीं लेता है, वो छोड़ देता है। तो मैं कहता हूँ इस मुल्क को चलने के लिए अब अदारों को रोल अदा करना चाहिए, अदारों को बैक जाना चाहिए, और इस अदालतों को छोड़ देना चाहिए, और अदालतें जो इनके ऊपर छोड़ दें, और अदालतें जो इंसाफ करें। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि खान साहब बेशुमार इस मुल्क के मसाइल हैं, वो इस मुल्क के मसाइल हल करेंगे, ना कि किसी से इंतकाम लेंगे। ये हमारी गारंटी है। लेकिन खुदा रा अभी होश के राहन आप ले